हेलो स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच। आप लोग बने रह रहे हो और सीख रहे हो बहुत अच्छे से इंडियन पॉलिटी। तो आज इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन चालू कर रहा हूँ मैं आज का। और आपके लिए खासकर आज का जो इम्पोर्टेंट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल में ये क्वेश्चंस करता हूँ मैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इंडियन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। हाउ लॉन्ग। तो देखिए, शुरुआत में इनिशियसली तो आपके 6 मंथ ही आपका क्या होता है, ये इम्पोज किया जाता है और फिर फर्दर बढ़ाकर 1 ईयर तक इसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन डिसमिस द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस। गवर्नर को डिसमिस कौन कर सकता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड द रीजनेबल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन डिसाइड कर सकता है कि भाई कितना सही है कितना गलत है? तो कौन डिसाइड करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट का अगर डिसीजन लेना होगा तो वो कौन ले सकता है? वो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। कोर्ट बहुत ज़्यादा पावर होता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना टाइम लगा था? तो ये लगा था 2 ईयर, है ना, 11 मंथ्स और 18 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो 3 ईयर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज स्पेसिफिकली excluded from preview of procedure of amendment as prescribed the article 368। आर्टिकल 368। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है। अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये 368 करता है, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है कि एक्सक्लूडेड कौन से आर्टिकल इसके दायरे में, मतलब स्पेसिफिकली कौन सा आर्टिकल बनाया गया है जो आर्टिकल 38 के दायरे में नहीं आता है? तो वो आता है आपका 169, आर्टिकल नंबर 169। और 169 है क्या आपका? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव इन स्टेट, स्टेट का लेजिस्लेटिव के लिए जो आर्टिकल है वो कौन होता है? 169। और ये इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपको। तो 169 आखिर है क्या भाई? तो 169 है आपका, पता है ना 169 क्या बोलता है? 169 बोलता है अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और 169 के बारे में देखिए, थोड़ा आपको आपको पता ही होगा। 169 विधान मंडल याद होगा ना, विधान मंडल जो कि लोकसभा राज्यसभा ये सब के जो स्टेट के बारे में जो डिस्कशन होता है वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा डीप इसको सोचने की जरूरत है कि कौन 368 से बाहर है, ठीक है। तो 169 इस जो अमेंडमेंट एक्ट, जो भी आर्टिकल्स है जो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बाहर कौन है? 169। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, ठीक है ना, ये सब किसके कंपोनेंट है ना? तो ये कंज्यूमर एक्ट 2019 के कंपोनेंट है। कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंडर ये सब आते आपके हैं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक, है ना, ये सब सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके कंज्यूमर एक्ट के अंदर 2019 के अंदर आते हैं।
अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कारण से आपके क्या होते हैं, एमपीज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर का सवाल देखेंगे। तो देखिए बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं, वो समझिए जरा ध्यान से। कि मान लीजिए कि एमपी है, पार्लियामेंट में है, ठीक है ना, वो अपने हाउस से चेंज कर रहे हैं, हाउसेस मतलब कहीं दूसरे चूज कर लिया, कोई दूसरे हाउस में वो जाना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि लोकसभा है से राज्यसभा में जा रहे हैं ना, नॉमिनेट हो गए या कुछ और, तो वो पहला वाला हो जाएगा। दूसरा हो जाएंगे आपके कि वो कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस से, है ना, प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, है ना, प्रॉफिट मतलब कहीं दूसरे से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा मनी का, ठीक है ना, तो वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस जगह से। और अगर दूसरे जगह पर जैसे कि राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो वहां पर उनको छोड़ना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर है आपका अन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, समझाता हूं ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है, बताता हूं आपको। देखिए होता क्या है कि भाई आपके पास बहुत सारा लोन है और आप चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, तो वो वाली बात आ जाती है जब बहुत सारे ऋण आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत सारे कर्जा हो जाता है और आप लोग नहीं चुका पाते, तो वो उसके अंदर में आपको यहाँ से आपको रवाना कर दिया जाएगा। फिर देखिए 4th पॉइंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सिटीजनशिप इंडिया का नहीं है, या एक और बात सुन लीजिए, या एक्वायर कर रखा हो जो फॉरेन स्टेट का, ठीक है, एक्वायर जो होता है ना, दे दिया गया तो फिर ले लिया, ठीक है, तो वो वाली बात, ठीक है, तो वो इस 4th पॉइंट में आएगा। 5th पॉइंट में ये आएगा, ठीक है, कि कोई ना कोई अलायंस ना हो फॉरेन स्टेट के साथ, फॉरेन स्टेट के साथ उनका कोई अलायंस ना, तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है किसका, एमपीज का, ठीक है। और एक और तरीका है डिस्क्वालिफिकेशन का जो कि है 10th शेड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10th शेड्यूल से भी क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। 10th शेड्यूल आपको पता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, आया राम और गया राम, के मतलब पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए तो पार्टी ने ही उनको हटा दिया, ठीक है। और ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के अंदर ही होगा, ठीक है ना, हाउस के अंदर, बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो हाउस के अंदर ही ऐसा कुछ अगर उन मान लीजिए कि उनका पार्टी के दूसरे पार्टी में चला गया और हाउस के अंदर आए तो फिर वो निकाल दिए जाएंगे। या कोई उन्होंने कुछ बोला, जैसे कोई रूल वगैरह लाने के लिए या फिर कुछ डिसीजन लिए हैं कोई एक पार्टी ने जो कि रूलिंग पार्टी है, और उसका बात ना मानकर जो एक कोई मेंबर है वो दूसरे चीज़ में अड़ा हुआ है, ठीक है, तो भी पार्टी इनके ऊपर एक्शन लेकर उनको हटा सकती है, ठीक है ना। और भी क्लॉज आते हैं कि भाई कोई जैसे कि कोई दूसरे जो अपना आवाज़ नहीं उठा पाए ये वाला, तो सिर्फ और सिर्फ ये हाउसेस के अंदर, हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा बोला तो उनको ऐसा कर सकते हैं, बाहर वो कुछ भी बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउस के बाहर वो कुछ भी बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ, और ये स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, स्पीकर के पास जाता है, फिर वो कुछ एक पीरियड ड्यूरेशन होते हैं उनके अंदर वो डिसीजन लेते हैं, तो ये आपके 10th शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एमपीज को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब समझिए जरा ध्यान से कि इनमें क्या क्या है, तो यहाँ पर आपके क्या क्या हैं, पर्सन होल्ड ऑफिस प्रॉफिट, है ना, तो देखिए हटाया जा सकता है। इफ द पर्सन इज वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अभी बताया मैंने, फॉरेन स्टेट से अलायंस है या फिर, तो यहाँ से भी हटाया जा सकता है। इफ द पर्सन इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, इफ द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। तो देखिए ये भी देखिए 10th शेड्यूल से भी हटाया जा सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 4th वन इज द करेक्ट, ठीक है, तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 4 यानी बी पार्ट। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mandates that state may reserve any post or appointment in favor of any backward classes of citizens who are not adequate represent in a services under the state, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगले में देखते हैं, यहाँ पर जगह काफ़ी खाली नहीं है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट द स्टेट में रिजर्व
any post appointment in the favor of backward classes or citizen who are not adequately represented in the services under the state, who decide whether the such class citizens is adequately represented or not. ठीक है, तो आपको पता ही है आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल 16 के अंदर आपको पता ही है रिजर्वेशन वाला चीज आती है, ठीक है ना। तो अब इसको जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए समझिए, आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 62 के अंदर क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर 3, सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है ना, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। अब समझिए कि ये बात क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो ये थर्ड जो पार्ट है वो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस हो जाता है कि मतलब कहाँ रह रहे हैं, और दूसरा जो है आर्टिकल इसी का, आर्टिकल 16.4 फोर्थ पार्ट ये बोलता है भाई आर्टिकल कि जो यहाँ पर लिखी गई है क्या, कि बैकवर्ड क्लास सिटीजन आर हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, है ना, बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आपके 16.4 पार्ट कराता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन उसको करवाता है, तो ये सारा का सारा कौन करवाता है भाई, तो स्टेट का मैटर है, तो स्टेट करती है, ठीक है ना, स्टेट का मैटर है, तो स्टेट ही डिसाइड करता है ना। स्टेट रिजर्वेशन बोला जाता है एक्चुअल में इसको, स्टेट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, इसी के अंदर आ जाते हैं SC ST वगैरह, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर ये सब क्वेश्चन आप करके जाते हो, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे ये वाला, ठीक है। अब आती बात 9th क्वेश्चन की, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन ए इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अब पहली बात तो ये समझिए कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंटरीम गवर्नमेंट जो बनी थी वो कब बना था भाई, तो वो बना था आपका 1946 में सितंबर में, ठीक है। तो और उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसके बारे में और समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना। कि भाई वहाँ फिर प्रेसिडेंट कौन था, बात आती है कि प्रेसिडेंट कौन था, तो वायसराय जो होते हैं वो प्रेसिडेंट थे इंटरिम गवर्नमेंट के, और उस समय के वायसराय कौन थे आपके, तो वेवेल थे आपके वायसराय, ठीक है। तो है ना, आई थिंक हिस्ट्री क्वेश्चन है तो उतना इतना जानना काफ़ी होगा। सितंबर 1946 में हुआ था ये, 2 सितंबर में लिख लीजिए यहाँ पर। 10th, several future of constitution of India have been borrowed from different sources. Which of the following is a not correct match in the context? मतलब इनमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। और करेक्ट मैच कैसे देखेंगे भाई, तो करेक्ट मैच आपको देखना होगा, तो जैसे आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कंट्री से कौन कौन सा क्या क्या लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपको पता ही होने चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट ली गई है, तो साफ दिख रहा है। जापानी से क्या लिया गया है भाई, तो जापान से लिया गया है आपका लॉ, स्टैब्लिश करते हैं लॉ कौन से, जापान से, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। फिर ब्रिटिश से कॉन्कुरेंट लिस्ट, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्कुरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, किससे लिया गया भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो ब्रिटिश से लिया गया है वो कौन कौन सा है उसका लिस्ट बता देता हूँ एक बार मैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया वो बता देता हूँ मैं आपको, यानी ब्रिटेन से जो क्या क्या लिया गया वो बता देता हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या क्या लिया गया है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, पहला रूल ऑफ लॉ,
दूसरा कैबिनेट सिस्टम, तीसरा कैग, चौथा सिंगल सिटीजनशिप, पांचवा लॉ, ठीक है, छठा बाई क्रिमिनल पार्लियामेंट, सातवां रिट, और आठवां पार्लियामेंट। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है ना, काफ़ी अच्छा तादाद में लिया गया है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और ये इनको याद रखने का तरीका है आरसीसी, ठीक है ना, फटाफट देख लो, आरसीसी सिंगल लॉ, सिंगल लॉ, बीपीपी, आरसीसी सिंगल लॉ, बीपीपी, बी बोले तो ब्राइक्रिमिनलिटी, रिट एंड पार्लियामेंट, ठीक है ना, प्रोसीडिंग रेट या जो भी बोलो, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके आज के सेशन। तो होप्स आपको एंजॉय किए होंगे और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहना मेरे साथ।